सभी को जय हिंद। मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज एक अनदर टॉपिक पर वीडियो। देखो, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस को वहां पर समझ लिया था। मैं फिर दोबारा से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ रेजिस्टेंस, और आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और आज हम कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने लास्ट वाली क्लास में ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस को समझा था। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस एक ऐसी डिवाइस या ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमेशा किसी भी सर्किट में चार्जेस के फ्लो को अपोज करने का काम करती है। यानी कि अगर चार्ज फ्लो करना चाहता है तो रेजिस्टेंस उसको फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, और चार्ज के फ्लो को रोकने का मतलब क्या है कि किसी भी अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो कंडक्टर उतना ही पुअर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो चार्ज फ्लो होने में उतनी ही दिक्कत करेगा, और चार्ज जितना फ्लो होने में दिक्कत करेगा करंट उतना ही कम बनेगा। तो रेजिस्टेंस का ज्यादा होना सीधा सीधा किस पर इंपैक्ट डालता है? करंट पर। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि किन किन फैक्टर्स पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम R से डिनोट करते थे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, यानी कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ पर हमारे जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आप किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे या किसी भी कंडक्टर की अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरा हमारा होता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पर, लेकिन इनवर्सली डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर का आप एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको बस दो चीजें याद रखनी है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, ये आपने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। तीसरा जिस पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो तीसरा फैक्टर कहलाता है टेम्परेचर। तीसरा किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उससे पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज हो जाता है, और पार्टिकल्स को आप समझेंगे चार्ज। अगर आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से उसमें चार्ज का फ्लो बढ़ने लगेगा, और चार्ज का जब फ्लो बढ़ने लगेगा तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसमें आपका चार्जेस का फ्लो उतना ही कम होगा, और चार्जेस का फ्लो जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो मेरा जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जितना उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ रहे? यानी कि जितना काम होगा उतना ही चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही करंट बनने लगेगा। पर ये कंडीशन तब कंटेन आपकी मैंडेटरी हो जाती है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, चौथा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किस नेचर का बना हुआ है। अब रेजिस्टेंस का जैसे जैसे यूज होगा उसका मटेरियल वैसा वैसा इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मुझे हीटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा चाहिए तो मुझे नाइक्रोम का रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना है, क्योंकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बेटर रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, और हमें हीटिंग इफेक्ट में उसी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। दूसरा, आप नेचर ऑफ मटेरियल में कॉपर का रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्युमिनियम का भी रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट मटेरियल के रेजिस्टेंस भी अलग-अलग नेचर पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो चार फैक्टर है जिन पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, तीसरा टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पर, और चौथा नेचर ऑफ मटेरियल पर। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले पर, जो पहले दो फैक्टर थे, इन दोनों से हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब आप दोनों इक्वेशनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो रेजिस्टेंस आपका L अपॉन A के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। L अपॉन A के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बात वही है कि वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर कांस्टेंट लिया जाता है, और यहां पर वो कांस्टेंट होगा हमारा रो। रो बनाने का तरीका क्या है? P को थोड़ा सा आप तिरछा बना दो। देखो फिर दोबारा से देख लो, ये जो आपने P बनाया थोड़ा सा तिरछा बना दो या डिजाइन वाला बना दो, रो L अपॉन A। ठीक है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकलता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस
किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, वो R बराबर रो L अपॉन A होता है। और आपने ओम्स लॉ से भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, जो कितना पढ़ा था, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये ओम्स लॉ के थ्रू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, और ये तब है जब कंडक्टर की लेंथ और एरिया दोनों चीज आपको गिवन हो, उस केस में आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो रो L अपॉन A होता है। आपको समझना है रो क्या है। देखिए जो रो होता है इसको जाना जाता है रेजिस्टिविटी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो A यहां डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और L रो के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा रो बराबर RA अपॉन L, ये फॉर्मूला होगा रेजिस्टिविटी का। अब बात आती है कि रेजिस्टिविटी है क्या। तो देखिए अगर मैं रेजिस्टिविटी आपको समझाऊं तो अगर मैं अगर ये कहूं कि किसी भी कंडक्टर का एरिया और उसकी लेंथ दोनों ही 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब आप समझो कि लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। अगर हम लेट कर लें तो उस केस में जो मेरी रेजिस्टिविटी होगी वो डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि रेजिस्टिविटी उतनी ही होगी जितना किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, कौन सी कंडीशन पर, जब उसका एरिया और उसका लेंथ कितना हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। ठीक है, ना वो बढ़े ना वो घटे, यूनिफॉर्म हो जाए या 1 यूनिट हो जाए, उस केस में रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर मैं आपसे कहूं कि रेजिस्टेंस ए कंडक्टर का ज्यादा है रेजिस्टेंस बी से, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी बी से। ठीक है, रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है जो सपोर्ट करती है रेजिस्टेंस को ही, लेकिन कौन सी कंडीशन पे, जब एरिया और लेंथ आपका क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए या 1 यूनिट हो जाए। ठीक है, तो उस केस में आपका रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा रेजिस्टिविटी भी उतना ही बढ़ेगी। बट रेजिस्टिविटी के केस में आपको दो बातें बहुत ध्यान से समझनी है। जैसे हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इन 4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है, ऐसे ही रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आप उन चीजों को भी समझ सकते हैं। रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टरों पे डिपेंड करती है। पहला वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है कि जिस कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, वो कॉपर का है, वो एल्युमिनियम का है, वो मैग्नीज का है, वो नाइक्रोम का है, वो किस मटेरियल का कंडक्टर है। और दूसरा रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। दूसरा किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। रेजिस्टिविटी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, कोई डिवाइस नहीं है। ठीक है, रेजिस्टिविटी अगर बात करें तो सिर्फ 2 फैक्टरों पर डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ मटेरियल पर और दूसरा टेम्परेचर पर। यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, अगर आपका मटेरियल का नेचर चेंज होगा तो भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। बट रेजिस्टिविटी बाकी बचे 2 फैक्टर पर कभी डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर की आप लेंथ चेंज कर रहे हैं या किसी भी कंडक्टर का आप एरिया चेंज कर रहे हैं, तो उन दोनों केस में रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम रेजिस्टिविटी में एरिया और लेंथ को अगर यूनिफॉर्म मान लें तो हमारी रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली किसके बराबर चली जाती है, रेजिस्टेंस की ही बराबर चली जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा तब होता है जब एरिया और लेंथ में चेंज ना हो। तो वही बात यहां पर इसके फैक्टर में भी है कि अगर लेंथ चेंज हो तो भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, एरिया चेंज हो तो भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। आपसे कई बार ये क्वेश्चन बनाएगा कि अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर रहे हैं तो बताओ उसकी रेजिस्टिविटी कितनी गुना बढ़ जाएगी। तो आपका सीधा आंसर होगा इट विल रिमेन सेम, क्योंकि किसी भी कंडक्टर की लेंथ चाहे बढ़े या घटे, किसी का एरिया बढ़े या घटे, रेजिस्टिविटी पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 बातों पर डिपेंड है, एक मटेरियल के नेचर पर और दूसरा मटेरियल के टेम्परेचर पर। टेम्परेचर चेंज करोगे बिल्कुल रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, उसका नेचर चेंज करोगे तो बिल्कुल रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। कॉपर की रेजिस्टिविटी कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होगी किसके मुकाबले, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होगी, इसका मतलब कि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा, और कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब कॉपर गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई हमारे घर में जितनी वायरिंग होती है वो कॉपर की वायरिंग होती है। ठीक है, तो वही चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सिर्फ इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, वो लेंथ पर भी नहीं होती, वो एरिया पर भी नहीं होती, और लेंथ और एरिया पर डिपेंड होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, तो आप खुद बताइए रेजिस्टिविटी की यहाँ पर एसआई यूनिट क्या होगी। देखो, रेजिस्टेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ओम में होता है, एरिया किसी का भी मीटर स्क्वायर में होगा और लेंथ किसी की भी मीटर में होगी।
इससे इसको कट कर दोगे तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट कितनी हो जाती है? ओम मीटर। तो आपको याद रखना है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है, एंड द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूं कि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी है और डिवाइस भी है जो किसी भी सर्किट में चार्जेस के फ्लो को होने से रोकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो रेजिस्टिविटी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है रेजिस्टेंस को अंडर द कंडीशन ऑफ एरिया एंड लेंथ विल बी कांस्टेंट। अगर एरिया और लेंथ को कांस्टेंट कर दिया जाए या 1 यूनिट मान लिया जाए तो उस केस में रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर चली जाएगी। अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, या किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा, या उसका रेजिस्टेंस घट रहा होगा तो रेजिस्टिविटी भी घट रही होगी, ठीक है। कंडीशन आप बिल्कुल मत भूलना। दूसरी बात, दो चीजों पर हमेशा डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी, एक मटेरियल के नेचर पर और दूसरा मटेरियल के टेम्परेचर पर। ना लेंथ पर डिपेंड है ना एरिया पर डिपेंड है। लेंथ बढ़े या घटे, एरिया बढ़े या घटे, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं है। आई होप आपको रेजिस्टिविटी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर आपको करना ही जरूर है, ठीक है। अब आइए हम अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। हमने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में, अब रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? अगर हम रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन की बात करें, ठीक है, आपको कोई भी चीज का लोड नहीं लेना है, ठीक है, आराम से चीजों को समझना है कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक अवरोधक है, एक अपोजिट पार्टी है जो क्या कर रही है, जो चार्जेस के फ्लो को होने से रोक रही है, ठीक है। अब अगर हम इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है, और दूसरा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब आप समझेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। टॉपिक का नाम हो गया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस को कितने कॉम्बिनेशन में लाया जा सकता है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है दिवाली पर लगने वाली झालर। जैसे आप जानते हैं कि आज धनतेरस है, सबके घर पे झालर लग रही होंगी। अगर आप देखेंगे तो झालर सारी सीरीज कनेक्शन में होती है। अभी मैं समझाऊंगा कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पर एग्जांपल दिमाग में रखिएगा कि सीरीज का एग्जांपल आपके दिवाली की झालरें हैं। और जब मैं पैरेलल की बात करता हूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे घर की पूरी बिजली पैरेलल में ही फिट होती है। हमारा जो घर का कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है घर की बिजली का। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कैसे। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं जब एक ही वायर पर डिफरेंट अप्लायंसेस लगा दो या डिफरेंट रेजिस्टेंस लगा दो। भाई अगर अप्लायंस लगाओगे तो हर अप्लायंस का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। आप इन्हें तीन रेजिस्टेंस भी कह सकते हो या इन तीन को कोई अप्लायंसेस भी कह सकते हो। आप कह सकते हो एक बल्ब हो गया, एक पंखा हो गया, एक एसी हो गया, या आप कह सकते हो जी तीनों रेजिस्टेंस हो गए, एक R1 हो गया, एक R2 हो गया और एक R3 हो गया। एक को नाम दिया R1, एक को नाम दिया R2, एक को नाम दिया R3। और इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने पोटेंशियल दे दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, बैटरी। और इसको वैसे क्या बोलते हैं, ये क्या जनरेट करती है, पोटेंशियल जनरेट करती है। यहां से करंट फ्लो करेगा I और इधर से करंट वापसी आ जाएगा I। अब इस सर्किट को बड़े ध्यान से देखना। इस सर्किट में अगर आप ध्यान से देखो तो जितना I है यही करंट आपका R1 पर भी जाएगा, यही I आपका R2 पर भी जाएगा और यही I आपका R3 पर भी जाएगा। यानी कि तीनों रेजिस्टेंसों पर करंट यही जाने वाला है, I यही जाने वाला है। क्यों? क्योंकि एक ही तार पर आपने तीनों के तीनों रेजिस्टेंसों को लगाया है। अब आप घर की झालर देखो, घर की झालरों में भी यही होता है कि एक ही तार पर नंबर ऑफ बल्ब्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। एक तार पर 50 बल्ब लगे हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, अगर आप हर बल्ब को तार दे दोगे अलग अलग, यानी कि सपोज करो झालर के हर एक बल्ब को अलग अलग आप कनेक्शन दे दो, तो सोचो 100 बल्बों के लिए 100 कनेक्शन देने पड़ जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा। दैट्स व्हाई हम उसे पैरेलल में नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बल्ब्स ज्यादा है, इसलिए हम उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की एक सबसे अच्छी खासियत क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ अप्लायंसेस को एक सिंगल स्विच से चलाया जा सकता है। आप एक स्विच ऑन करोगे 100 के 100 बल्ब जल जाएंगे, पर जहां आपकी अच्छाइयां हैं वहां उसकी खामियां भी मौजूद हैं। अब खामी क्या है वो आप समझे। जब यहाँ पर सभी पर करंट सेम जा रहा है
और आपको पता है किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो करता है जब सर्किट आपका क्लोज्ड होता है। ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पर भी आपका आई गया, यहां पर भी आई गया और यहां पर भी आई गया। जब मैं इसको R1 बोल रहा हूं तो मैं बोल देता हूं ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक है, ये हमारा फैन हो गया, पंखा हो गया, और इसको हम कह देते हैं ये हमारा AC हो गया। ठीक है साहब, अब यही वोल्टेज है ना, यही वोल्टेज इन तीनों पर जाएगा। अब बल्ब को जितना वोल्टेज चाहिए, बल्ब को जितना वोल्टेज चाहिए वो उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर जनरेट कर लेगा, यानी कि V1। भाई बल्ब का पोटेंशियल पंखे और AC के मुकाबले अलग ही होगा, तो इसलिए हम इसको V1 कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। सेम ऐसे यहां से लेकर इस पॉइंट C तक जो पोटेंशियल होगा उसको हम V2 बोल देते हैं, क्योंकि फैन का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। और उसके बाद अगर AC की बात करें तो इसका पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। दो चीजें आपने यहां पर बहुत ध्यान से देखी। पहली चीज आपने देखी होगी कि करंट सीरीज में हमेशा सेम रहता है, जितने भी अप्लायंसेस आप लगा लो सभी पर एक ही करंट जाएगा, ना किसी पर ज्यादा ना किसी पर कम, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, सभी के लिए बिल्कुल इक्वल करंट है, जितना सर्किट का करंट वो सभी पर जा रहा है। दूसरी चीज आपने यहां पर देखी कि सभी का पोटेंशियल अलग अलग था, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, दो चीजें बहुत दिमाग में बैठा लो कि किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में दो चीजें हमेशा आप समझनी है कि करंट सभी पर सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। जैसे R1 का पोटेंशियल V1 था, R2 का पोटेंशियल V2 था और R3 का पोटेंशियल V3 था। ठीक है, दो चीजें आपने समझ ली। तीसरा, अब हम आते हैं इसके एडवांटेज पर। भाई एडवांटेज क्या है? अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो सीरीज का सबसे प्लस एडवांटेज क्या है कि इसमें सिंगल स्विच होता है। सिंगल स्विच भी कह सकते हो या आप ये भी कह सकते हो कि एक सिंगल वायर होगी जिस पर सारा कनेक्शन लगा हुआ होगा। ठीक है, एक सिंगल वायर होगी या एक सिंगल स्विच होगा जिस पर नंबर ऑफ बल्ब्स या नंबर ऑफ अप्लायंसेस लगे होंगे। एक स्विच ऑन करने से सब जलेंगे, सब जलेंगे। यानी कि सोचो जिनके लिए 100 तार अलग अलग लाने पड़ते, उस 100 बल्बों को एक तार पे ला दिए। पर डिसएडवांटेज उससे भी बड़ा है। डिसएडवांटेज ये है, इफ one appliance is not working, अगर कोई एक बल्ब या कोई एक अप्लायंस काम नहीं कर रहा है, then all other appliances are also stop working। अब ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये आपने दीवाने की झालर में भी देखा है कि अगर कोई एक बल्ब भी काम करना बंद कर दे तो पूरी की पूरी लड़ी पर एक भी बल्ब नहीं जलता। यही सीरीज का डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूं तो आप यहां पर समझो। जैसे आपने कहा R1 यानी कि ये झालर के बल्ब हैं 3, ठीक है, एक तार पर 3 बल्ब लग रहे हैं। ठीक है, इसको यहां समझाता हूं। देखो, एक बल्ब आपने यहां लगा दिया, एक बल्ब यहां लगा दिया और एक बल्ब यहां लगा दिया। ये 3 बल्ब झालर के लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बल्ब आपका जल गया, ठीक है, और ये बल्ब भी आपका जल गया, लेकिन किसी कारणवश ये बल्ब नहीं जला, ये फूक गया या डिफ्यूज हो गया, जो हुआ इसके साथ, ये बल्ब नहीं जला। अब इस बल्ब के ना जलने का मतलब सीधा सीधा क्या है, भाई कोई भी अप्लायंसेस अगर काम नहीं कर रहा, चल नहीं रहा, तो इसका मतलब होता है कि इसका सर्किट क्या हो गया होगा, ब्रेक हो गया होगा। सर्किट क्या हो गया होगा, ब्रेक हो गया होगा। अगर आप देखो पुराने बल्ब आते थे, 100 वोल्ट के जो बल्ब आते थे, जो पीले कलर के जलते थे, जब वो फूक जाते थे तो उसमें एक स्प्रिंग होती थी जो हट जाती थी। स्प्रिंग के हटते ही सर्किट ओपन हो जाता था, और सर्किट ओपन होते ही क्या होता है, करंट फ्लो ही नहीं होता। वही बात यहाँ पर हो रही है। अगर ये बल्ब नहीं जल रहा, इसका मतलब यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और भाई अगर सर्किट यहाँ से ओपन हो गया तो इधर तो आया, लेकिन यहाँ से इधर तो नहीं आया ना, तो इस वजह से क्या होगा, ये बेचारे दोनों बल्ब भी नहीं जलेंगे। क्यों? क्योंकि सर्किट ओपन हो गया। अब इस पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और कोई करंट फ्लो ना होने की वजह से ये दोनों बल्ब जो जल सकते थे वो भी नहीं जलेंगे। यही सीरीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर कोई एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर दे तो बाकी के बचे हुए अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और एडवांटेज ये है कि सिंगल स्विच पर सारा काम हो जाता है। आप एक तार लो, एक तार पर 100 बल्ब लगा दो, 200 बल्ब लगा दो, एक स्विच से सारे खोल दो। ठीक है, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बात करूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का, अगर हम बात करें इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है
इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो, या तो आप इसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है, या आप इसे टोटल रेजिस्टेंस बोलो, बात एक ही है। इफेक्टिव का मतलब भी हो गया पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, टोटल का मतलब तो टोटल है भाई। यहाँ 3 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, अगर मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस पूछूं तो आप कहोगे सीरीज का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सीधा का सीधा अलजेब्रिक सम ही होता है, यानी कि इन्हें आपस में जोड़ दो। अब अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने यहाँ पर जुड़ रहे होंगे उतने रेजिस्टेंसों को अगर आप आपस में प्लस कर दोगे तो ये पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होता है, पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। डेरिवेशन की बात करोगे, डेरिवेशन करवा देंगे जब न्यूमेरिकल जिस दिन करवाएंगे उससे पहले करवा देंगे, ठीक है। फिलहाल वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाते, उतनी चीजें हम कंसेप्चुअल समझ लेते हैं जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि किसी भी सीरीज के रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट उसका क्या होता है, अलजेब्रिक सम ही होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर और समझाता हूं, देखो अगर मैंने आपसे कहा कि ये हमारा, यहां मैंने कह दिया 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है या 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है या 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, भाई एक ही तार पर तीनों है ना, एक ही तार पर अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है दैट मींस वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसकी दूसरी पहचान भी बताता हूं, कभी भी अगर करंट डिवाइड ना हो, आप देखो यही करंट सभी पर चला गया, अगर करंट डिवाइड होने का कोई चांस ही नहीं है तो कॉम्बिनेशन हमेशा कैसा है, सीरीज में। पैरेलल में करंट बढ़ जाता है लेकिन सीरीज में करंट कभी नहीं बढ़ता क्योंकि वो सभी पर क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर सभी पर सेम करंट जा रहा है तो सीरीज, और अगर करंट चेंज हो गया या करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां का नेट रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, आप कहोगे इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा कि सीधा प्लस कर दो वही इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाता है, तो सीधा ऐड कर दो 2 + 3 + 4, तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 ओम। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का जो टोटल मतलब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो जस्ट उनका अलजेब्रिक सम ही होता है, उन्हें आपस में प्लस कर दोगे वही आपका सीरीज का रेजिस्टेंस हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, और समझ आ गई तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक समझेंगे पैरेलल का, ठीक है, फिर इन दोनों का कंपैरिजन भी समझाऊंगा आपको। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडवांटेज बस वही है कि सिंगल स्विच रहेगा, नंबर ऑफ अप्लायंसेस लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। डिसएडवांटेज वही है कि एक अप्लायंसेस खराब हो गया सर्किट ब्रेक हो जाएगा जिसकी वजह से बाकी चल रहे अप्लायंसेस भी काम नहीं करेंगे। यही कारण है कि हम अपने घर की बिजली कभी सीरीज में नहीं लगा सकते। अब सीरीज में अगर हमने लगा दी, सपोज करो कि कल को खुदा न खास्ता पंखे में कोई फॉल्ट आ गया, पंखा नहीं चल रहा, और सीरीज में बात क्या है कि एक ही स्विच पर सब है ना, मतलब आपने स्विच ऑन किया, पंखा खराब होने की वजह से ना बल्ब जला, ठीक है, ना आपका फ्रिज चला, ना प्रेस चली, कुछ भी नहीं, तो इसलिए घर की बिजली कभी सीरीज में नहीं हो सकती। और दूसरा ये भी हो सकता है कि घर की बिजली इसलिए भी सीरीज में नहीं हो सकती क्योंकि एक स्विच पर आप कैसे सारे काम करोगे। अब ठंड के माहौल में इस समय जैसे ठंड चल रही है, अगर वो सिंगल स्विच पर काम करेगा तो पंखा तो जबरदस्ती का चल रहा है ना, तो वो आपको सारी चीजें समझनी है। अब अगला हम समझते हैं कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में हम वो वाली बात यहां लिख लेते हैं कि हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो जस्ट उनका अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है, ये वाला। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल अभी मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। डेरिवेशन को ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है, अगर आप किताबों में भी देखोगे तो भी आपको आराम से समझ आ जाएगा, लेकिन बस दोनों का डिफरेंस समझो। पैरेलल की बात करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल में कहते हैं भाई जितने अप्लायंसेस हैं सबको अलग अलग कनेक्शन दे दो। सबको अलग अलग कनेक्शन का मतलब है सबका स्विच अलग अलग बना दो, ठीक है, सबका स्विच अलग अलग बना दो, यानी कि हमने यहां बना दिया स्विच 1, हमने यहां बना दिया स्विच 2, और यहां हमने बना दिया स्विच 3, ठीक है, और इसको हमने दे दिया क्या, पोटेंशियल, ये हमने पोटेंशियल दे दिया। रेजिस्टेंस का नाम R1, R2, R3, ठीक है। अब यहां से करंट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रही है बैटरी। यहां से आई जैसे ही इस रास्ते पर आएगा, अब बस आपको यहां समझना है कि जैसे ही आई इस पॉइंट पर आएगा, अब आई के सामने है 3 तार, अब आई के सामने 3 कनेक्शन है। अब आई ऐसा तो करेगा नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 जिस पर 100 आएगा पहले उसमें से निकल जाएगा, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। अब तीनों पर करंट फ्लो होना है, तो क्या होगा, यही आई
अपने आप को 3 भागों में डिवाइड कर लेगा। यही आई R1 पे I1 बनकर जाएगा, R2 पर I2 बनकर जाएगा और R3 पर I3 बनकर जाएगा। ठीक है, R1 से होता हुआ वापस यहां पर आ जाएगा I1, R2 से होता हुआ यहां आ जाएगा I2, R3 से होता हुआ यहां आ जाएगा I3। तीनों जब आपस में यहां मिलेंगे तो तीनों एक साथ दोबारा टोटल हो जाएंगे और टोटल होकर फिर दोबारा से टोटल करंट बाहर आ जाएगा I। ठीक है, ये तो इसका मैकेनिज्म है कि किस तरीके से पैरेलल में काम होता है। तो करंट जब भी डिवाइड हो जाए, यही बात मैंने अभी बताई थी, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो सीरीज है, और करंट अगर डिवाइड हो गया तो समझ जाओ पैरेलल है। ठीक है, दूसरी पहचान, पैरेलल में हर रेजिस्टेंस पर अपना अलग अलग करंट है, जबकि सीरीज में सभी रेजिस्टेंस पर एक ही करंट था, वो पूरे सर्किट का टोटल करंट था। ठीक है, बात करें पोटेंशियल की। पोटेंशियल आप ध्यान से समझना भाई, यहां पोटेंशियल डिवाइड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों कनेक्शनों को हटा भी दूं तो भी R1 का इंडिपेंडेंट कनेक्शन है किसके साथ? बैटरी के साथ। आप सोचो मैं इन दोनों को लगा ही नहीं रहा तो भी सर्किट क्लोज हो गया ना R1 के साथ, देखो हो गया ना। तो इसका मतलब पोटेंशियल भी इसके साथ पूरा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। R2 के साथ भी वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा अगर R1 और R3 को हटा दूं, क्योंकि तब भी सर्किट क्लोज हो जाएगा। R3 पर भी वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, देखो अगर मैं सर्किट R1 और R2 को हटा दूं तब भी R3 के साथ सर्किट क्लोज हो जाएगा और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो कर जाएगा। जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता, आप R2 हटा दो तो सर्किट ओपन हो जाएगा और तब करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए वहां पोटेंशियल अलग अलग चल रहा है। यहां पोटेंशियल सभी के लिए यही है। तो यहां अगेन हमने वही दो बातें, पहली चीज करंट यहां पर चेंज हो जाता है या डिफरेंट हो जाता है, हर किसी रेजिस्टेंस पर अपना करंट है। दूसरी बात, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो यहां पर सभी के लिए सेम होता है। और मेरे भाई यहां पर वो दोनों बातें क्या थी कि सीरीज में करंट सभी के लिए सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए चेंज या फिर डिफरेंट। समझ गए? डायग्राम के थ्रू अब ये चीजें समझ आ रही होंगी कि करंट यहां अलग है तो पोटेंशियल सेम होगा, या पोटेंशियल अलग था तो करंट सेम होगा। ठीक है, इस पैरेलल की खासियत समझ लेते हैं। खासियत ये है, इसकी खासियत ये है, एडवांटेज ये है कि अगर कोई भी एक अप्लायंसेस काम नहीं करता है, if one appliance is not working, सपोज करो एक अप्लायंस है जो फूक गया है, काम ही नहीं कर रहा है, देन तो बाकी बचे हुए जो अप्लायंसेस होंगे, देन ऑल अदर अप्लायंसेस आर वर्किंग। ठीक है, अगर एक अप्लायंसेस काम नहीं कर रहा है तो बाकी बचे हुए काम करते रहेंगे, जबकि यहां पर सीरीज में ये चीज पलट जाती थी। अगर एक भी अप्लायंसेस काम नहीं करता था तो कोई भी अप्लायंसेस काम करता ही नहीं था, और आप भली बातें जानते हैं क्यों नहीं करता था, क्योंकि सर्किट ओपन हो जाता था। ठीक है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर सपोज करो R1 काम ही नहीं कर रहा, R1 फूक गया, भाई R1 के फूकने से कुछ फर्क पड़ेगा? सपोज करो ये आपका क्या हो गया, फूक गया, ठीक है, फूक गया, तो R1 के फूकने से क्या होगा कि इस पर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो फूक गया, सर्किट ओपन होगा, इस पर तो जाना ही नहीं। अब क्या होगा, करंट सिर्फ इन दो रेजिस्टेंसों से होता हुआ निकलेगा। ये दोनों रेजिस्टेंस सर्किट को क्लोज कर रहे हैं। अभी मैंने बताया सभी को अलग अलग तार दिया गया है, अगर इस तार पे लगने वाला बल्ब खराब हो गया, बाकी के दो तार तो इंडिपेंडेंटली इसी के साथ कनेक्ट थे, वो सर्किट को क्लोज कर रहे हैं। अगर R1 हट भी जाए तो आप देखो R2 पूरा इंडिपेंडेंट कनेक्शन दे रहा है, R3 भी पूरा इंडिपेंडेंट कनेक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब R2 भी चलेगा और R3 भी चलेगा, क्योंकि सर्किट ओपन इन दोनों के लिए नहीं हुआ है, सर्किट सिर्फ R1 के लिए ओपन हुआ, इसलिए केवल R1 काम नहीं करेगा, बाकी R2 R3 काम करते ही रहेंगे। जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां एक ही तार पर सब लगा हुआ था, तो किसी एक के खराब होने की वजह से वो बेचारे बाकी भी नहीं चलते थे। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये इसका एडवांटेज है, जो इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। हाँ, अगर आप कहोगे पैरेलल का डिसएडवांटेज, तो पैरेलल का डिसएडवांटेज आप कह सकते हो कि यहाँ पर सभी के लिए सेपरेट स्विच होता है। सेपरेट स्विच का मतलब समझे, सेपरेट स्विच का मतलब है कि सभी को अलग अलग स्विच दिया जाता है। पंखे का स्विच अलग होगा, है ना, प्रेस का स्विच अलग होगा, एसी का स्विच अलग होगा, रेफ्रिजरेटर का स्विच अलग होगा, सभी का स्विच अलग ही अलग होगा। जबकि सीरीज में सभी का कॉमन होता था, एक ही स्विच होता था। बात करें पैरेलल के नेट रेजिस्टेंस की, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके नेट रेजिस्टेंस की बात करूं पैरेलल के, तो पैरेलल का जो नेट रेजिस्टेंस होता है, पहली बात हम उसे आरपी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है,
ये होता तो एल्जेब्रिक सम के ही बराबर है लेकिन रेसिप्रोकल करके, यानी कि 1/rp किसके बराबर होगा, 1/r1 के प्लस 1/r2 के प्लस 1/r3 के प्लस अप टू डॉट डॉट जितने आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दो उन सभी के रेसिप्रोकल का एल्जेब्रिक सम होगा। सभी के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम कौन होता है, आपका पैरेलल रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस होता है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जबकि यहां पर सीरीज में क्या होता था, ये डायरेक्ट प्लस होते थे बिना किसी रेसिप्रोकल के, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर एक बहुत शानदार चीज समझाऊंगा जिसको आप ध्यान से समझना। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से समझना, अगर आप इसको उतारना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर उतार लो तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो अब यहां पर एक चीज आप समझना ध्यान से, मैंने यहां पर एक सीरीज रेजिस्टेंस ले ली, एक तार पर दो रेजिस्टेंस है, इसको मैंने 2 ओम का लिया, इसको मैंने 2 ओम का लिया, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां मैंने इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में ले लिया, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां जोड़ दिया और 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां जोड़ दिया, ये ठीक है। मैंने यहां पर क्या करा, सीरीज में भी कॉम्बिनेशन ले लिया, पैरेलल में भी कॉम्बिनेशन ले लिया। अगर आप इस सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस निकाल दे तो बताओ कितना आएगा, आप कहोगे 2 + 2 सावे बनेगा 4 ओम का, यानी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 ओम को कनेक्ट किया जाता तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आता। इज इट क्लियर, ठीक है। बट अगर ये पैरेलल में कनेक्ट किए जाए तो पैरेलल का तो सीधा फार्मूला होता है कि वो रेसिप्रोकल होके प्लस होगी। 1/rp किसके बराबर होता, 1/2 + 1/2, और आप जानते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा अपॉन में 2 और इससे ही कट जाएगा 1। देखो ये वैल्यू जो आई है ना, ये 1/rp की वैल्यू आई है, हाल तो ये 1 आई है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाता है। अगर ये 1/2 होता ना तो rp की वैल्यू 2 होती, क्योंकि लास्ट में आके आपको पैरेलल रेजिस्टेंस में वैल्यू को उल्टा करना होगा। ये 1/rp की वैल्यू है, rp कितना हो जाएगा, वो भी आपका 1 ओम ही हो जाएगा। अब आप जरा इन दोनों का डिफरेंस देखो जरा डिफरेंस, इस डिफरेंस से बहुत बड़ी बात अभी आपको यहां पर समझाऊंगा। आप यहां पर इसका डिफरेंस देखो कि जब ये 2-2 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए थे तब ये टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम का था, जब ये पैरेलल में जुड़े तब रेजिस्टेंस कम हो गया। एक कारण ये भी है कि हम अपने डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल वायरिंग इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सीरीज के मुकाबले कम आता है, और आप जानते हैं जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होता है वो उतना अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, क्यों, क्योंकि चार्ज उतना ही आसानी से मूव करने लगता है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि सीरीज में करंट ज्यादा फ्लो करता है या पैरेलल में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, सीधा सीधा आंसर है अगर रेजिस्टेंस यहां कम है तो चार्ज यहां पर अच्छा फ्लो करेगा। इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे पैरेलल में जो करंट ऑफर होता है वो हमेशा मैक्सिमम करंट ऑफर होता है। कैसा करंट ऑफर होता है, मैक्सिमम करंट ऑफर होता है, और मैक्सिमम करंट इसलिए ऑफर होता है क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस पैरेलल में मिनिमम होगा, दैट्स व्हाई उसमें करंट मैक्सिमम होगा, किसके मुकाबले, सीरीज के मुकाबले। जबकि सीरीज में दो बातें क्या है कि इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम निकलता है जिसकी वजह से करंट मिनिमम आता है, जिसकी वजह से करंट मिनिमम आता है। आपको मतलब ऐसा न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा जहां पर आपसे कहा जाएगा कि दो रेजिस्टेंस हैं 3 ओम के, और अब आप उनके टोटल रेजिस्टेंस निकालो अगर मिनिमम करंट ऑफर हो रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि कॉम्बिनेशन कैसा है, आपसे सिर्फ कहा कि रेजिस्टेंस टोटल निकालना है अगर करंट मिनिमम ऑफर हो रहा है, और आपको पता है मिनिमम करंट सिर्फ सीरीज में ऑफर होता है, पैरेलल के मुकाबले सीरीज में ही ऑफर होता है। तो इसका मतलब यहां पर आपको उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। अगर आपसे कहेगा कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो अगर करंट मैक्सिमम ऑफर हो रहा है तब आपको उसे पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब देखना आपको ये न्यूमेरिकल मिल जाना, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं, जब मैं वीडियो में करवाऊंगा तब मैं सॉल्व करवा के भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप चीजें समझ रहे हो कि सीरीज में करंट मिनिमम होता है, पैरेलल में करंट मैक्सिमम होता है। यही कारण है कि हम डोमेस्टिक सर्किट, अपना जो डोमेस्टिक हमारे घर की जो वायरिंग है वो सारी पैरेलल में होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस मिनिमम ऑफर होते हैं। फ्लो करने वाला उसको कम, मतलब फ्लो को रोकने वाला कम होगा तो करंट उतना अच्छा फ्लो करेगा, वो उतना अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको याद हो मैंने इससे पहले जब आपको दो डिवाइस पढ़ाई थी, एक एमीटर पढ़ाया था और एक वोल्टमीटर पढ़ाया था।
मैंने आपसे कहा था कि एमीटर को सीरीज में इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि सीरीज में टोटल करंट फ्लो करता है और एमीटर करंट को ही मेजर करेगा। ठीक है, अब करंट को ही मेजर करना है तो करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को लो रेजिस्टेंस रहना पड़ेगा। अगर एमीटर हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा तो वो अपने पास तक करंट को आने ही नहीं देगा। आप इसको देखो यहां पर समझो, फिलहाल के लिए मैं इसको रख कर देता हूं। ये हमारा सब एमीटर है, ठीक है। अब इसको हमने लो रेजिस्टेंस बनाया। अगर मैं इसको लो रेजिस्टेंस ना बनाता, देखो ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिलेगा जो आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। चार्ज का मतलब समझ रहे हो, करंट आ रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये लो रेजिस्टेंस है तो करंट यहां से पार हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब लो रेजिस्टेंस है तो मतलब कुछ तो रोकेगा। 4 में से मैंने एक रुकवा दिया, 3 पार करवा दिया। भाई अगर ये हाई रेजिस्टेंस हो जाता, क्या ये 3 भी करंट पार निकल पाते? नहीं निकलते ना। अगर ये हाई रेजिस्टेंस होता तो चारों में से हो सकता है कोई भी बार नहीं आता। तो फिर ये एमीटर किसको मेजर करता? भाई एमीटर तो उस रीडिंग को मेजर करेगा जो इससे पास हो जाएगा, और इससे 3 करंट पास हो गए तो एमीटर यहां मीटर में शो करेगा कि इतना करंट यहां पर आ रहा है। समझ रहे हो, इसलिए एमीटर को लो रेजिस्टेंस डिवाइस रखा जाता है। दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन आएगा कि एमीटर को कभी भी पैरेलल में कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते, या फिर लिखा होगा कि जब एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एमीटर फूक जाता है। आप देखने क्वेश्चन मिलेगा क्यों फूक जाता है, इसका रीजन मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, पर अब आप समझना। अगर आप इस एमीटर को पैरेलल में जोड़ दो, यानी कि अगर आपका सर्किट है पैरेलल, ये ठीक है, ये R1 R2 और यहां मैंने पैरेलल में जोड़ दिया एमीटर को, ये ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा, विजिबल होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता शायद ये क्वेश्चन दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, पर आप मेरे ऑडियो पर ध्यान रखें। अगर एमीटर आपने पैरेलल में जोड़ दिया तो भाई पैरेलल में कैसा रेजिस्टेंस ऑफर होता है? मिनिमम। और एमीटर खुद मिनिमम रेजिस्टेंस की डिवाइस है, यानी कि ये ऑलरेडी लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। इस पैरेलल सर्किट में भी इस पर मिनिमम रेजिस्टेंस ही आना है, जिसकी वजह से करंट की इतनी लार्जर वैल्यू उस पर एक साथ फ्लो कर जाएगी, जिसकी वजह से एमीटर उस वैल्यू को झेल नहीं पाएगा और एमीटर जल जाएगा। यही रीजन होगा जब आप पढ़ेंगे। एमीटर को पैरेलल में इसलिए कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पैरेलल सर्किट आल्सो ऑफर द मिनिमम रेजिस्टेंस एंड एमीटर आल्सो हैव लो रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से करंट की मैक्सिमम वैल्यू पास करेगी एमीटर को, जिसकी वजह से एमीटर उसको झेल नहीं पाएगा क्योंकि वो लार्ज वैल्यू ऑफ करंट होगा, और इस वजह से करंट ज्यादा पार होने की वजह से एमीटर उसमें बस्ट कर जाएगा या बर्न हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। और अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अच्छे से समझ आ गया है तो एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर दे देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, भाई देखो आपने पोटेंशियल पढ़ा है ना, आपने पोटेंशियल पढ़ा, आपने वर्क पढ़ा, लेकिन आपने पावर नहीं पढ़ी। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या बिना पावर के कुछ हो सकता है? मैं इतने रिफिल कर रहा हूं अपने मार्कर को, आप इतने सोचिए कि बिना पावर के क्या कोई वर्क किया जा सकता है भी? जब तक पावर ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा? मैं मन ही मन में सोचता हूं कि मैं हेलीकॉप्टर को उठा लूंगा या मैं ट्रक को धक्का लगा के एक जगह से दूसरी जगह कर दूंगा, पर मेरे पास पावर ही ना हो तो फिर कैसे करोगे? तो कहने का मतलब है, पावर का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को समय के अंदर खत्म करने की एबिलिटी, किसी भी काम को समय के अंदर खत्म करने की योग्यता पावर कहलाती है। यानी कि the ability of rate of doing work, किसी भी काम को समय में खत्म करने के लिए जो योग्यता होती है उसी को पावर कहा जाता है, ठीक है, उसी को पावर कहा जाता है। आप मैन पावर कहें तो मैन पावर कहें, इलेक्ट्रिक पावर कहें तो इलेक्ट्रिक पावर कहें। अगर आपको कोई काम करना है तो काम करने के लिए आपको पावर की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि पावर आपकी योग्यता को बताएगी कि आप कितना काम कर सकते हैं, और काम जो आप करेंगे वो समय के अनुकूल करेंगे, इसलिए समय के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पावर का फॉर्मूला भी यही होता है। पावर कहती है कि वर्क करना है, लेकिन भाई कम समय में करना है। वर्क जितना कम समय में करोगे पावर उतनी बेहतरीन होगी।
अब सोचो पावर जिसकी ज्यादा होगी इसका मतलब उसका वर्क ज्यादा होगा और उसमें लगने वाला समय कम होगा, है ना। इंजन की पावर आपने पढ़ी हो, जिस इंजन की पावर ज्यादा होती है, जिस इंजन की पावर ज्यादा होती है इसका मतलब वो इंजन उतना ही ज्यादा वर्क कर रहा होता है लेकिन कम समय में कर रहा होता है ना। तो इसलिए जितना कम समय होगा पावर उतनी ज्यादा होगी। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। बट लेकिन साहब हम यहां पर भी कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि जो V होता है वो W अपॉन Q होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो यहां से W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं W की वैल्यू निकालूं, आप कहोगे दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो V इंटू Q आ जाएगी। अगर V इंटू Q यहां पर रख दिया जाए इस फॉर्मूले में, P बराबर W की वैल्यू क्या रख दें, V इंटू Q रख दें और अपॉन में T, अपॉन में T तो था ही। तो आपको पता है कि ये जो Q अपॉन T है ये तो करंट की वैल्यू बताई थी मैंने आपको, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। बताओ बताया था या नहीं बताया था कि करंट क्या होता है कि जितना चार्ज जितने समय में फ्लो कर गया, दैट इज द करंट। तो यानी कि यहां पर अगर Q अपॉन T की जगह मैं I लिख दूं तो मेरे पास पावर का दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाता है जो है P इज इक्वल टू V इंटू I। यहां पर V क्या है, तो V आपको याद रखना है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपका करंट है, I आपका क्या है, करंट है। क्या मैं और चेंज कर सकता हूं इस फॉर्मूले में, तो बिल्कुल चेंज कर सकता हूं। अगर मैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल करूं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा था साहब। और मैंने ये भी पढ़ा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर मैं करंट की वैल्यू निकाल लूं, I की वैल्यू निकालूं तो V अपॉन R हो जाता है। दोनों फॉर्मूले आपने ओम्स लॉ से पढ़े, ठीक है। पहले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर का इस्तेमाल करते हैं। P बराबर आपने फॉर्मूला क्या ड्राइव करा, V इंटू आई, आप V की जगह क्या पुट कर दो, आई आर, और इंटू में क्या रहेगा, आई रहेगा। आपने इस V की जगह, इस V की जगह ये पुट करा है, समझ रहे हो, इस V की जगह आपने ओम्स लॉ लगाकर आई आर पुट कर दिया, जिसकी वजह से पावर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, I हो गए 2 तो ये बनेगा I स्क्वायर और R। तो पावर का तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। अब उसके बाद अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेता हूं, यानी कि अगर मैं V की जगह पुट ना करके वैल्यू I की जगह पुट करता तो आप कहते हैं P बराबर V ऐसी रहने दो, I की जगह अब की बार पुट कर लो क्या, V अपॉन R। तो इस केस में पावर का फॉर्मूला बनता V स्क्वायर अपॉन R। तो ये आपके पावर के चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बने। पहला फॉर्मूला बना वर्क अपॉन टाइम, दूसरा फॉर्मूला बना V इंटू आई, तीसरा फॉर्मूला बना I स्क्वायर R और चौथा फॉर्मूला बना आपका V स्क्वायर अपॉन R। चारों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्योंकि चारों से ही न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अब इन्हें एक साथ करके मैं लिख देता हूं, सभी फॉर्मूलों को रफ कर रहा हूं। तो हमने चार कौन कौन से फॉर्मूले यहां पे ड्राइव किए हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, दूसरा फॉर्मूला V इंटू आई, तीसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R और चौथा फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R। ये चार फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए हैं पावर के। अब पावर की अगर मैं SI यूनिट की बात करूं साहब, तो SI यूनिट क्या होती है पावर की, देखो एक तो आप फॉर्मूले से बना सकते हो और एक जो होती है जो कॉमन है, तो कॉमन SI यूनिट पावर की है वॉट। क्या है, वॉट, WATT, वॉट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूले से बनाते हो तो आप फॉर्मूले से भी बना सकते हो। वर्क किस में होता है, जूल में, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो जूल पर सेकंड ये भी पावर की SI यूनिट है और वॉट तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है पावर की। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक पावर होगी वो सभी वॉट से डिनोट होगी, केवल इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि पावर कई तरह की होगी, पावर ऑफ लेंस भी होती है, इलेक्ट्रिक पावर भी होती है, मतलब पावर अलग अलग है। लेंस की पावर डायोप्टर में होगी, ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रिक पावर वॉट में होगी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको कन्वर्जन बता रहा हूं कुछ, जैसे
अगर आपसे पूछने लगे कि 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं, तो भाई किलो में कोई भी चीज हो उसमें हमेशा 1000 ही होते हैं, यानी कि 10 टू द पावर 3 वोट। 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं, तो 10 की पावर 3 वोट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने वोट होते हैं, तो 10 की पावर 6 वोट होते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, अब आपको याद आ गया होगा, ये आपने कहीं ना कहीं आपने किसी स्कूल के किसी आपने प्री बोर्ड में देख लिया होगा कि 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, तो 746 वोट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वोट। 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वोट होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो इंजन होते हैं वो हॉर्स पावर में होते हैं। ठीक है, क्योंकि वोट में अगर उनकी पावर लिखी जाएगी तो थोड़ी सी आपको पता है ज्यादा मतलब आपको बड़ी डिजिट देखने को मिलेंगी। अगर आप लिखोगे 4 हॉर्स पावर तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और 746 × 4 मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो थोड़ा सा आपको ओड सा लग सकता है, इसलिए हम इसका कन्वर्जन हॉर्स पावर में लेते हैं। मैंने बताया पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा। एफिशिएंसी का मतलब समझते हो, कम समय में ज्यादा काम करना। ठीक है, यानी कि जब कोई इंजन कम समय में ज्यादा काम करेगा तो सोचो वो कितना एफिशिएंसी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि आपके तेल का सारी की सारी बचत करने वाला है ना। या फिर आप ऐसा सोचो कि मैं आपसे कहूं कि हमने चार्ज को फ्लो करवाना है। ठीक है, चार्ज को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, हमने बैटरी भी लगा दी, उसने वर्क जनरेट कर दिया, पोटेंशियल जनरेट कर दिया, काम होने लगा। लेकिन काम इतना स्लो हो रहा है कि हर 1 घंटे में सिर्फ 100 चार्ज फ्लो कर रहा है। एक तो ऐसा सर्किट है, इसी के रिस्पेक्ट में दूसरा सर्किट है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर हर 1 सेकंड में 100 चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मुझे बताओ सबसे अच्छी पावर किसकी होगी? ऑब्वियस सी बात है उसकी होगी ना, जो कम समय में ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है। ये 1 घंटे में 100 कर रहा है, वो 1 सेकंड में 100 कर रहा है। तो इसका मतलब अच्छी पावर वाला कौन सा इंजन है? ये है। वही बात है कि जितने कम समय में जितना काम, पावर उतनी बढ़िया। ठीक है, पावर के 3 कन्वर्जन दे दिए, और भी होती, गीगावाट में भी होती है। ठीक है, पर आपको किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं। ठीक है, या केस स्टडी में क्वेश्चन बनाते तो भी आपको याद होगा कि 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। फिर अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो पावर वर्क के बराबर है, और आप जानते हैं वर्क हो, एनर्जी और हीट हो, ये तीनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। सारे के सारे वर्क को एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और सारी की सारी एनर्जी हीट में ट्रांसफर हो सकती है, और सारी हीट वापस से एनर्जी में, और एनर्जी वापस से वर्क में। अब आप सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, दिमाग से समझो। मैं किसी सर्किट पर जितना काम कर रहा हूं ये सारा काम मेरा हीट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और मैं जिस सर्किट पर जितना काम कर रहा हूं ये सारा काम एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है ना। दोनों चीजें क्या है समझा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर यह है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो है, यानी कि इस ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में कभी भी आपके द्वारा जो एनर्जी है वो कभी भी वेस्ट जाएगी नहीं। आप भले पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, आप भले नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करें, बट एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय होगी ही नहीं। वो क्रिएट भी नहीं हो रही, वो बन भी नहीं रही, वो खत्म भी नहीं हो रही। अगर वातावरण में नेगेटिव एनर्जी आप उसके संपर्क में आओगे तो आप नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आ जाओगे। आप पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आओगे तो यू फील द पॉजिटिव वाइब्स, है ना। तो कहने का मतलब है, वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि किसी सर्किट में जितना काम हो रहा है वो सारा का सारा काम एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से कोई मशीन चल रही है ना। और इस मशीन के चलने से स्टीम जनरेट हो रही है, भाप जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से हीट बन रही है। तो समझ रहे हो, काम होने से एनर्जी बनी, एनर्जी से पंखा चला, पंखे ने स्टीम जनरेट करी, जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी। तो इसलिए जितना काम उतनी एनर्जी उतनी हीट। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि 100% काम 100% एनर्जी बनाए और 100% एनर्जी 100% हीट बना दे, क्योंकि इंजन में लॉसेस होते हैं। पर इंजीनियर का काम क्या है, उन लॉसेस को जितना कम कर सके उतना कम है। अगर आपने 100 रुपए का तेल भरवाया तो 100 रुपए का तेल 100 रुपए की एफिशिएंसी देगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, होगा ही नहीं ऐसा। अगर आपने 100 रुपए का तेल भरवाया तो हो सकता है वो 95 रुपए, 96 रुपए, 94 रुपए की एफिशिएंसी दे। ठीक है, 6 रुपए का लॉस हो, 5 रुपए का लॉस। अब ये लॉस जितना कम होगा गाड़ी का एवरेज उतना अच्छा होगा। तो इंजीनियर की यही डिमांड होती है कि वो उतने ही लॉसेस को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, बात आ रही है समझ। तो वर्क को आप किसके बराबर लिख सकते हो, एनर्जी के बराबर लिख सकते हो। तो वर्क का एक फॉर्मूला ये भी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। साहब ये जो एनर्जी है ना, यहां पर जब इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है तो इस एनर्जी का भी नाम इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी दो चीजों में हो सकती है, या तो ये जूल में होगी, क्योंकि वर्क हो, एनर्जी हो या हीट हो, तीनों की SI यूनिट जूल ही होती है। लेकिन जब आप इसको कॉमर्शियली इस्तेमाल करते हो, कॉमर्शियली का मतलब है हमारे घर की बिजली, किसी इंडस्ट्री की बिजली,
जब ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है तब हम इसे जूल में नहीं बल्कि किलोवाट आवर में इस्तेमाल करते हैं। आप अपने घर का बिजली का बिल उठा लेना, बिजली के बिल पर या तो किलोवाट आवर लिखा हुआ मिलेगा या फिर लिखा हुआ मिलेगा यूनिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम जूल में नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि जूल छोटी यूनिट है और घर की बिजली ज्यादा खर्च होती है। अगर आप जूल में एनर्जी को दोगे तो पता बिजली का बिल कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे। तो देखते ही आदमी डर जाएगा, भरेगा तो बाद में, पहले डर जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचे इतनी रीडिंग फूक गई। इसलिए भाई क्योंकि जूल स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, इसलिए बिजली के बिल जूल में नहीं बल्कि किलोवाट में लिखे हुए होंगे। वो ऐसे लिखे होंगे जैसे पिछले महीने 5436 यूनिट थी, अब की बार 5518 आ गई। अब देख के थोड़ा सुकून होता है, ठीक है यार। अब सोचना अगर यहाँ जूल में होता तो कितनी बड़ी डिजिट यहाँ होती है और कितनी बड़ी डिजिट यहाँ पे लिखी होती है। तो इसलिए कॉमर्शियल यूनिट हमेशा किलोवाट आवर में होती है और किलोवाट आवर को हम यूनिट भी बोलते हैं। हम जब कहते हैं ना कितने यूनिट फूकी, तो उसका मतलब है कितना किलोवाट आवर फूका, एक घंटे में कितनी किलोवाट फूकी। ठीक है, जब इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे तब आप और अच्छे से समझना इस बात को। अगर आप कहोगे कि भाई जूल और किलोवाट में अंतर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। 1 किलोवाट आवर में 3.6 into 10 to the power 6 जूल होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने घर के बिजली के बिल को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अपनी यूनिट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सोचो वो कितनी बड़ी यूनिट बनेगी। 10 की पावर 6 का मतलब ये 10 लाख होता है ना। तो सोचो वो कितनी बड़ी यूनिट बनेगी, और इतनी बड़ी यूनिट में अगर बिल आएगा तो आदमी भरेगा नहीं, वो हार्ट अटैक से नीचे गिरेगा। इसलिए किलोवाट आवर, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 into 10 to the power 6 जूल होते हैं। किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, और इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी क्या होती है, P बराबर E अपॉन T। अगर आप E का फॉर्मूला यहां से निकाल लोगे, अगर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछोगे तो वो हो जाएगा P into T। ठीक है, अगर कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हो पावर किलोवाट में लो और टाइम को आवर में लो। ठीक है भाई, अब किसी को ये बताने की तो जरूरत नहीं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इस हिसाब से 1 घंटे में 3600 सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी उसके साथ साथ निपटाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो काफी बड़ी होगी है। अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है शायद 50 से मिनट से ऊपर ही चली गई होगी। तो इतना बड़ा लेक्चर नहीं रखते, बड़ा शॉर्ट में इसको खत्म करते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से करेंगे लाइक, दिल से करेंगे सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ करेंगे शेयर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।